हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे द कोल्ड वॉर एरा की। चैप्टर 1 आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है ये। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो पहला टॉपिक आपका आता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और जब हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो इंसिडेंट है पूरा यह आपका अप्रैल 1961 में हुआ था। और ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है इसको ये कहा जा सकता है कि कोल्ड वॉर का बिल्कुल टॉप मोस्ट जो कंडीशन रही है वो वाली कंडीशन आई थी। इसमें मेनली आपके 2-3 लीडर्स के नाम आएंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। पहला होगा आपका यूएसएसआर, जो कि जिसका मीनिंग होगा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और दूसरा जो नाम आएगा आपका आएगा यूएसए या फिर अमेरिका। और तीसरा जो आपका नाम आएगा वो होगा क्यूबा। उसके बाद क्यूबा में उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो थे फिदेल कास्त्रो। और उसके बाद आगे जब आप देखते हैं तो निकिता क्रुश्चेव उस टाइम के यूएसएसआर के प्रेसिडेंट रहे थे। और इसी टाइम पे आपके प्रेसिडेंट यूएसए में जो है वो थे आपके जॉन एफ कैनेडी। तो आपको ये 3 नाम अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। और ये पूरा इंसिडेंट क्या था? ये पूरा इंसिडेंट जो है अप्रैल 1961 में शुरू होता है, जिसके तहत हुआ ये कि क्यूबा एक छोटा सा कंट्री है, छोटी सी कंट्री है जो यूएसए से लगी हुई है और यूएसए से काफ़ी पास पड़ती है। लेकिन जब यूएसए की बात करते हैं वो इससे काफ़ी दूर पड़ता है। इस वजह से जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट ये वो वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं था कि आपको सामने से नज़र आएगा। ये वो कॉन्फ्लिक्ट था जो आपके बाहर से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक छोटा सा कह सकते हैं तनाव है दोनों के बीच में। ये वो वाला टाइम था। तो इस समय में यूएसए से मतलब यूएसए से यूएसएसआर को पूरे टाइम खतरा नज़र आता था। इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने जितने भी मिसाइल्स है या फिर फाइटर प्लेन्स है उन सबको क्यूबा के पास इस्टेब्लिश कर देता हूँ। उससे होगा ये कि वहाँ से अटैक करना ज़्यादा इजी हो जाएगा यूएसए पे, क्योंकि यूएसएसआर को पूरे टाइम इस बात का डर रहता था कि यूएसए जो कि क्यूबा से लगा हुआ देश है वो क्यूबा को अपने इन्फ्लुएंस ले सकता है, क्योंकि क्यूबा जो है यूएसएसआर के सपोर्ट में था और वहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी जो यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी। तो इसी वजह से यूएसएसआर ने सोचा कि मैं अपना जो है जितने भी मिसाइल्स है या फिर फाइटर प्लेन्स है इन सबको जो है क्यूबा के पास जाके रख देता हूँ, जिससे होगा ये कि मैं यूएसए पर नज़र रख पाऊँगा और अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है वॉर की या फिर अग्रेशन की तो मैं यहाँ पर उसका यूज़ कर पाऊँगा। और इस सीरियस इश्यू का एक्चुअली प्रेसिडेंट यूएसए को काफ़ी देर पता चलता है। और उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे यूएसए के? जो थे आपके जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी को इसका काफ़ी लेट पता चलता है और उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने सोचा कि ये एक बहुत ही बड़ा मतलब वॉर का रूप ले सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जो है यूएसए से आप जो है आर्मी और फिर ये जो भी आपके फाइटर प्लेन्स है या फिर जो शिप के थ्रू जा सकते हैं, नेवी जो है उस समय की रही होगी, उन सबको उन्होंने भेजा कि आप यूएसएसआर के जो प्लेन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं या मिसाइल्स हैं उनको रोके। तो वो सब गए यूएसए की तरफ से और उसके बाद जो है यूएसएसआर से इस बारे में बात हुई। उन्होंने उसके बाद क्या किया, उसके बाद या तो उन्होंने अपनी मिसाइल्स को कि जाने की स्पीड कम कर दी या तो उन्हें रिटर्न कर दिया। तो बहुत ही कम देश जो है वहाँ बहुत ही कम इन्फ्लुएंस जो है यूएसएसआर उसके बाद वहाँ पर कर पाया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एग्रेशन वाला कंडीशन आ गया था। ये एक ऐसा टाइम था जब बिल्कुल ऐसा लग रहा था पूरे वर्ल्ड को कि अब तो शायद वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगा। लेकिन इस चीज़ को दोनों देशों ने बहुत ही समझदारी के साथ सुलझाया। तो यहाँ पर आपका कोल्ड वॉर तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये मैटर सिर्फ इतना नहीं था कि पावर को दिखाना है, ये मिलिट्री अलायंस को भी कहीं ना कहीं दिखा रहा था। और ये अपने पावर का प्रदर्शन करने का भी तरीका था कि कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था कि क्यूबा के पास जाके यूएसएसआर अपनी पावर को दिखा रहे थे कि मैं पावरफुल हूँ। उसके साथ ही साथ जो है वो कहीं न कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे थे हम, जिसे जो है समझदारी के साथ जॉन एफ कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव जो कि यूएसएसआर से थे, उन्होंने इस बात को सुलझाया। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मेनली यही था। अब एक छोटा-सा प्रॉब्लम ये आता है कि आखिर ये दोनों देश लड़ क्यों रहे हैं? तो इसके बारे में आप अगला पढ़ेंगे व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। लेकिन मैं फिर भी छोटा-सा आपको बता देती हूँ कि जब हम यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, जो अभी तक कैपिटलिस्ट कंट्री है। और जब यूएसएसआर की बात करते हैं, जो अब यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि यूएसएसआर की जब हम बात करते हैं तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और जब यूएसए कहा जाता है उसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका ही कह सकते हैं इसे वन वर्ड में। तो यूएसए या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है कैपिटलिस्ट स्टेट को था। और यूएसएसआर की बात करें तो एक सोशलिस्ट स्टेट था। छोटा सा आपको डिफरेंस बता रहे थे कि ये दोनों होता क्या है। तो जब हम यूएसए की बात करते हैं तो और ये कैपिटलिस्ट कंट्री की बात करते हैं, तो कैपिटलिस्ट कंट्री का मतलब ये होता है कि जब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है,
उसका जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होगा कि उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। अगर आज कॉफ़ी है, कॉफ़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कॉफ़ी का रेट अगर ₹10 है तो वो ₹10 से बढ़ के ₹20 हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो उसका प्राइस जो है ₹20 से कम होके ₹10 पे हो सकता है आ जाए, या और भी डाउन जा सकता है। लेकिन जब हम ऐसे सोशलिस्ट कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर होता ये है कि आपके जो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका प्राइस जो है वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वो बोल देती है कि अगर आप हमसे व्हीट लेंगे, हम आपसे व्हीट लेंगे तो वो ₹5 ही किलो होगा। उससे ना ज़्यादा आप रेट कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। बेशक उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या डिमांड बहुत कम हो जाए, दोनों ही केसेस में रह सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कौन-सी कंडीशन बहुत अच्छी है। बस ये था कि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, जो कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा था कि या तो आप कैपिटलिस्ट कंट्री है या तो सोशलिस्ट कंट्री है। पूरे वर्ल्ड के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो कोल्ड वॉर का एक छोटा-सा रीज़न जो है ये है। तो काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि कोल्ड वॉर का रीज़न क्या था? रीज़न बिहाइंड द कोल्ड वॉर। तो आप ये लिखेंगे कि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि कोल्ड वॉर था क्या? तो वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोल्ड वॉर क्या था, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। कोल्ड वॉर आइडियोलॉजिकल वॉर था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। ये मेनली जो है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिखता है हमें। आपका वर्ल्ड वॉर कब खत्म होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 to 45 तक चलता है। 45 के बाद आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही आपका ये कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कौन कौन से अलाइंसेस थे हमारे पास, तो हमारे पास दो अलाइंसेस उस टाइम काम कर रहे थे। एक था अलाइड फोर्स और एक था एक्सिस पावर। अलाइड फोर्स की अगर मैं बात करूँ, आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आते हैं आपके यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। और उसके बाद जब एक्सिस पावर की बात की जाती है तो इसमें जर्मनी, इटली एंड जापान। तो आप एक चीज़ इसमें गौर करेंगे कि ऐसे क्या रीज़न थे कि एक बार तो ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर में यूएस और सोवियत यूनियन दोनों साथ में थे, और धीरे धीरे में इनमें दूरियां बढ़ती गई। और क्या ऐसा क्या रीज़न रहा कि दोनों जो कंट्री है ये पावरफुल हो गई? तो इसका रीज़न ये है कि ये दोनों कंट्री काफ़ी लेट जो है वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद इनके बीच में जो है अ, जो कह सकते हैं प्रॉब्लम्स, वो बढ़ती जाती है। अब वो कोल्ड वॉर में आके बिल्कुल सामने आ जाती है और वो दोनों बिल्कुल अपोजिट में हो जाते हैं। पहले ये दोनों एक ही ग्रुप में थे, लेकिन बाद में ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो वहाँ से कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत बस यहीं तक नहीं रुकती है कि यूएसए और यूएसएसआर दो कंट्री है, नहीं। ये लोग क्या करते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, पावर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, खासकर अगर यूएसए या यूएसएसआर की बात करेंगे, तो ये लोग अलग अलग जो है ट्रीटीज साइन करते हैं, छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करते हैं। जैसे कि हमने क्यूबा के बारे में पढ़ा, क्यूबा को यूएसएसआर अपने में इन्फ्लुएंस कर रहा था, और यूएसए भी ऐसे ही और भी अलाइंसेस बना रहा था दूसरे देशों के साथ में। तो उन्हें पावर या मिलिट्री को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे थे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फिर छोटी छोटी कंट्रियाज इनके साथ क्यों इन्वॉल्व हो रही थी? तो इसका रीज़न ये था कि वो अब इस कंडीशन में नहीं थी, या फिर काफ़ी कंट्रीज़ ये थे कि उन्हें ये लगता था कि बड़े देश है तो वो हमें हेल्प कर सकते हैं, इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं, या फिर वो किसी और तरह की मिलिट्री हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए वो उनके साथ अलायंस बनाने के लिए भी रेडी रहती थी। तो ये मेन रीज़न था। और कोल्ड वॉर का अगर मैं एरा बोलूँ तो ये आपका शुरू होता है लगभग जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, मतलब 1945 के बाद बोल सकते हो। और आपका ये खत्म कब होता है? तो 1991 में खत्म होता है कोल्ड वॉर, बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। मतलब यूएसएसआर जो है आगे जाके टूट जाता है। अब वो आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे टूटता है, क्या टूटता है, वो आपकी पूरी बुक में दिया गया है। तो अभी बस मैं इतना ही बताऊँगी कि इसका टाइम पीरियड 1945 से लेकर 1991 तक का था। अब एक और प्रश्न ये उठता है कि आखिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कैसे हुआ? हमने कैसे मान लिया ऑफिशियली कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया? तो इसका एक बहुत अच्छा रीज़न ये दिया जाता है कि जापान के ऊपर 1945 के समय, जब जापान जो है वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उस टाइम पर क्या किया गया। अब जापान जैसे जानते हैं कि एक्सिस पावर में है और यूएस जो है अलाइड पावर में है। तो अलाइड पावर के यूएस ने क्या किया, जापान के ऊपर अटैक किया जो एक्सिस पावर का पार्ट था, और उसने किया न्यूक्लियर अटैक। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब वर्ल्ड ने देखा कि न्यूक्लियर अटैक क्या होता है, या उसने न्यूक्लियर वेपन का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। तो वहाँ पर अटैक किया गया, और वो अटैक कहाँ किया गया? आपने सुना ही होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक किया गया, जिसके इफेक्ट्स आज तक दिखते हैं। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अटैक किया गया, तो इसके ऊपर ऊपर जो है रीजंस दिए जाते हैं कि क्या ये फेवर में था, क्या ये क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, क्या ये गलत नहीं था। तो इसके ऊपर दो जो है आपके वो आते हैं, रीजंस आते हैं कि क्या क्या इसमें रहा। तो पहले जो लोग हैं वो लोग ये बोलते हैं कि यूएस जब ये बात जानता था कि जापान जो है सरेंडर करने वाला है, ये जापान सरेंडर कर देगा थोड़ी देर में, तो उसको क्या ज़रूरत है कि उसके ऊपर वो बॉम्ब गिराए। बॉम्ब गिराने की क्या ज़रूरत थी? और इसके साथ ही क्रिटिसाइज़ भी ये किया, फिर यूएस ने इसे कैसे फेवर किया? उसने इसे इस तरीके से डिफेंड किया कि यूएस के लिए ज़रूरी था कि अगर वो वॉर ख़त्म करना चाहता है तो वहाँ पे एटॉमिक बम गिराए, क्योंकि उस टाइम में जापान जो था काफ़ी पावरफुल कंट्री था। उसने काफ़ी देशों में अपना
कॉलोनियल्स स्थापित की हुई थी, इसलिए ज़रूरी था कि उसको रोका जाए, ऐसा यूएस ने बोला। तो आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं कि क्या रीजंस रहे यूएसए के अटैक करने के और कैसे इसको डिफेंड किया जा सकता है और क्या क्रिटिसिज्म रहा। तो आपका ये वाला क्वेश्चन आता है, इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें बस यही कहा जाता है कि यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर थी और ये जो है उसके बाद एटम बम्स का इस्तेमाल करती है दोनों एटम। हाँ, एक बात आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दोनों जब इतनी पावरफुल नेशंस हैं, इतना कर रहे हैं आइडियोलॉजिकल वॉर है, तो इनको हम इतना सीरियस ले ही क्यों रहे हैं, हम इन पे ध्यान ही ना दें। तो ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों कंट्री जो थी दोनों के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स थे और अगर इनमें से कोई एक भी अटैक कर देता तो ये दूसरी कंट्री के लिए तो होता ही काफ़ी लॉसफुल, बाकी वर्ल्ड के लिए भी लॉसफुल होता। और जो कंट्री अटैक करती हो सकता था वो भी काफ़ी अफेक्ट होती इससे। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर ये न्यूक्लियर वॉर हो जाता, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता, तो शायद दुनिया आज ऐसी नहीं होती जैसी है। बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका होता, बहुत कुछ चेंज हो चुका होता है। इसीलिए जो है हमने इस कोल्ड वॉर के ऊपर इतना ध्यान दिया कि आखिर ऐसा चल क्यों रहा है। उसके बाद मैं आपका बता देती हूँ कि वर्ड टू वर्ड है क्या इसमें। The end of the Second World War is a landmark in contemporary world politics. In 1945, the Allied forces led by US, Soviet Union, Britain and France defeated the Axis power led by Germany, Italy and Japan, ending the Second World War. हाँ, एक चीज़ याद रखनी है, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की जाए तो इसमें जीता कौन था? इसमें आपका अलाइड फोर्स जीती थी। जो कौन कौन था उसमें? यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। और जब एक्सिस पावर की बात की जाती है वो हार गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो इसमें कौन है? जर्मनी, इटली एंड जापान। ये लोग जो थे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर में थे। उसके बाद यहाँ पे ये वर्ल्ड वॉर खत्म होता और इसमें अलाइड पावर जीता था। Second World War. The war had involved almost all the major powers of the World War and spread out to regions outside Europe, including Southeast Asia, China, Burma, and parts of India's northeast. The war devastated the world in terms of loss of human lives and civilian property. The First World War had earlier shaken the world between 1914 and 18. आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर है आपका 1939 टू 45। और अगर कोल्ड वॉर की बात करें तो 45 के बाद ये शुरू होता है और 1991 में खत्म हो जाता है। The end of Second World War was also the beginning of the Cold War. The World War ended when the United States dropped 2 atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और ऑफिशियली ये वॉर कब खत्म होता है? जब अमेरिका जापान के ऊपर अटैक कर देता है। और वो कहाँ पर अटैक करता है? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम गिराए गए थे 1945 में। आपको ये याद रखना पड़ेगा जगह कि कहाँ पर गिराए गए थे। तो अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा इस पर अटैक किया जाता है। उसने ऐसा क्यों किया? ताकि वो इसे सरेंडर कर सकें। उसके बाद क्रिटिक्स, इसके ऊपर क्रिटिक क्या दिया जाता है? क्रिटिक्स ऑफ द यूएस डिसीजन टू ड्रॉप the bombs have argued that the US knew that Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs. ये कहा जाता है क्रिटिक्स के द्वारा कि यूएस के उसके ऊपर बॉम्ब ड्रॉप करने की जरूरत नहीं थी जब यूएस ये अच्छे से जानता था कि जापान अब सरेंडर करने जा रहा है। उसके बाद they suggest that the US action was intended to stop Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere and to show Moscow that the United States was supreme. मॉस्को जो है आपकी फिलहाल रशिया की कैपिटल है। रशिया जो है यूएसएसआर का उस टाइम पे पार्ट था, तो ये उस टाइम में भी यूएसएसआर की कैपिटल थी। तो ये कहा जाता है क्रिटिक्स के द्वारा कि यूएसए ने इसलिए अटैक नहीं किया कि वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म करना चाहता था, बल्कि उसने इसलिए अटैक किया क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करने से पूरे वर्ल्ड में एक थ्रेट हो जाएगा। थ्रेट ये क्रिएट हो जाएगा कि अब जो है यूएसए बहुत पावरफुल हो गया है और वो कहीं ना कहीं इसके द्वारा यूएसएसआर को डराना चाह रहा था कि मॉस्को तक उसे पता चले कि हाँ इसके पास न्यूक्लियर वेपन है, अब उसे इससे डरने की जरूरत है, वो काफ़ी पावरफुल है। ऐसा करके वो ये दिखाना चाह रहा था कि अगर आप हमसे टकराएंगे तो हम आपको हरा देंगे, आप हमसे जीत नहीं पाएंगे। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स वॉज सुप्रीम। यूएस सपोर्टर्स हैव आर्ग्यूड दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द एटमिक बम्स वॉज नेसेसरी टू एंड द वॉर क्विकली एंड टू स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन अलाइड पावर्स। लेकिन जो इसके सपोर्टर है वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर को जल्दी खत्म करने के लिए और अलाइड पावर को जिताने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराएं और जापान को हरा दें। Whatever the motives, the consequence of the end of the Second World War was the rise of 2 new powers on the global stage. With the defeat of Germany and Japan, the devastation of Europe, and in many other parts of the world, the United States and the Soviet Union became the greatest powers in the world with the ability to influence events anywhere on earth. आपको एक और चीज़ ये याद रखनी है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ जो है आपका
जापान हारता है, यहाँ पे जर्मनी भी हारता है। जापान के बारे में तो आप स्टोरी जानते हैं। जर्मनी को है काफ़ी इसके बाद फेस करना पड़ा था अपना ग्रेट डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि उसके पास बाद वॉर में वो इन्वॉल्व था, दोनों वॉर में। उसके पास इसी वजह से इतना ज़्यादा लॉस हो गया था कि इसकी इकनॉमी जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो गया था और उसकी इकनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो उसको भी इस वर्ल्ड वॉर का बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था। अब अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। While the Cold War was an outcome of an emergence of the US and USSR as two superpower rival to each other, it was also rooted in the understanding that this destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear. इसके बाद एक और चीज़ ये आती है, जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो ये तो कंफर्म हो गया कि इमरजेंस हुई दो पावर की। कौन सी दो पावर? यूएस एंड यूएसएसआर की। ये दो पावर इमरजेंस होती है। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों कंट्री लेकिन ये जानती थी कि एटमिक बम है इन दोनों कंट्री के पास। एटमिक बम है और ये दोनों कंट्री बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एटमिक बम रखना कितना खतरनाक है और साथ ही इसको रखना कितना ज़्यादा कॉस्टली है। क्योंकि एटमिक बम को मेंटेन करना, उसको एक ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे बिल्कुल सेफ रह सके। अगर कोई अटैक होता है तो उसको आपको देखना पड़ेगा और फिर इसकी टेस्टिंग की जाती है टाइम टू टाइम। तो आपको इन सारी चीज़ों को उसको बिल्कुल सिक्योरिटी में रखना पड़ता है कि गलत हाथों में ना पड़ जाए। इसीलिए जो है ज़रूरी है कि उसके मेंटेनेंस पे काफ़ी खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद when two rival power are in possession of nuclear weapon capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other, a full-fledged war is unlikely. In spite of provocations, neither side would want to risk war since no political gains would justify the destruction of their societies. अब देखो आप यहाँ पर न्यूक्लियर पावर के बारे में पढ़ो कि उससे क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या लॉस हो सकते हैं। तो आगे ये दोनों कंट्री बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर किसी ने भी इसका इस्तेमाल किया तो ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा कि वो कोई भी इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि हम जो है वॉर बिल्कुल ना करें। वॉर को उन लोगों ने अनलाइकली लिया। उसके बाद आगे बात करें, वो ये अच्छे से जानते थे कि अगर किसी भी एक कंट्री ने उनके ऊपर अटैक कर दिया तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा और वो लॉस के बावजूद वो कंट्री उसे इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि वो भी बहुत बड़े लॉस में चला जाएगा। तो बेशक कोई भी कंट्री जीते लेकिन लॉस जो है दोनों को ही होगा ऐसी कंडीशन में। In the event of a nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other side as the winner. तो इतना नुकसान होगा दोनों साइड कंट्री का, इतना डिस्ट्रक्टिबल होगा ये कि हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों कंट्री में से विनर कौन है, कि वो विनर हो के भी लूज होगा, वहाँ पे लूजर होगा। Even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rival, the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. जैसे कि आपकी बुक में भी लिखा है कि अगर एक कंट्री उसके ऊपर अटैक भी करती है तो दूसरी कंट्री के पास अब भी इतनी पावर होगी कि वो उसके ऊपर उसको इतना नुकसान पहुंचा सके कि वो उसको बेयर ही ना कर पाए। दिस इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डेटरेंस, और इसी लॉजिक को डेटरेंस कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि डेटरेंस क्या है। तो डेटरेंस वो है कि आपकी जीतने वाली कंट्री इतने लॉस में चल जाए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एटमिक पावर है किसी कंट्री के पास, अगर वो दूसरी कंट्री पर अटैक करता है तो वो जो जिसके ऊपर अटैक हुआ है उसके पास अब भी इतनी पावर रहेगी कि वो दूसरी कंट्री को हरा सके। आगे बढ़ते हैं। बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. इसका मतलब ये होगा कि इसके बाद इतना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कि कोई भी वॉर को इनिशिएट कर ही नहीं पाएगा। Thus the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great power, remained a cold war, cold and not hot or shooting war. और यही रीज़न था कि हमेशा कोल्ड वॉर ही रह जाता है, ये कभी हॉट या शूटिंग वॉर बनता ही नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्री जानती थी कि एटमिक बम अब कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ये वो फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह नहीं था। अब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हमने देखा तो वहाँ पे जो है लड़ाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा बंदूकों से लड़ी गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे लिए ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हुआ था। क्यों? क्योंकि जब यूएसए ने अटैक कर दी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो उसका इफेक्ट आज तक दिखता है। तो ये कंट्रीज जानती थी कि इनका बहुत लॉन्ग टाइम इफेक्ट है, इसीलिए जो है दोनों कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स या फिर किसी हॉट वॉर से बहुत ज़्यादा बच रही थी। Note the military features of the Cold War. The two superpowers and the countries in rival blocs led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actors. They were to be rational and responsible in the sense that they understood the risk in fighting wars that might involve the two superpowers when two superpowers and the blocs led by them are in a deterrence-friendly relationship. Fighting wars will be massively destructive. क्योंकि दोनों कंट्री जानते थे कि अगर हमने इसके बाद वॉर किया तो ये बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा, इसलिए दोनों ही कंट्रियाँ बच रही थी इन चीज़ों से। वो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रही थी इसके बाद। Therefore meant being restrained and avoiding the risk of another world war. In this sense of Cold War managed to ensure human survival. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर ने एक बहुत ही
अच्छी भूमिका अदा करी मैनेज ह्यूमन सर्वाइवल को बचाने के लिए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन का अटैक होता तो हो सकता था कि दोबारा कोई ह्यूमन लाइफ बचती भी नहीं। तो इसीलिए इन कंट्रीज़ ने बहुत अच्छा यहाँ पे कह सकते हैं कि अपना बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। खैर, आज इतना खत्म होता है। अगली क्लास से हम पढ़ेंगे द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। ये आपका पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट करूँगी और आप एनसीईआरटी बुक लेकर ही साथ में पढ़ें, बहुत अच्छा होगा। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ द एपेक्स क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।